जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, जैसा कि आप लोग हर रोज़ जानते हैं, हम लोग हर रोज़ क्या करते हैं, हम लोग करते हैं हर रोज़ करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर कौन से होने वाले हैं? आज के करंट अफेयर होने वाले 23 मार्च 2024 के करंट अफेयर। ओके, इसमें हम क्या स्पेशल करेंगे? तो इसमें हम क्या करने वाले, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है कि हर बार हम क्या करते हैं, एक नया टॉपिक पूरे विस्तार से पढ़ते हैं उसको। ओके, जिसको हम अच्छे से पूरे उसको जानते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर कैसे। ओके, सबसे पहले आप लोग काम करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। ओके, बाकी सारी पीडीएफ आप लोगों को रोजगार सारथी ऑफिशियल चैनल से मिल सकती है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और भी कुछ अगर कोई क्वेरी है आप लोगों की तो वहाँ पे जाके आप मुझे पूछिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। ओके, बाकी अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, चलिए बढ़ते इसी उम्मीद के साथ आगे, जानते हैं क्या क्या आज स्पेशल होने वाला है, कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे करंट अफेयर। ओके, फिर उसके बाद हम जो करंट अफेयर करने के बाद फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जो हम हर रोज़ करते हैं, वो टॉपिक हम लोग करेंगे। ओके, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हम लोग टॉपिक करेंगे, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका चैनल रोजगार सारथी। ओके, चलिए अब इसी उम्मीद के साथ बढ़ते आगे, आते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहना चाहता है, सुनते हैं। चलिए, तमिसाई सुंदरराजन ने कौन सी तमिसाई तमिल साई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस राज्य की राज्यपाल थी? ये जो मैम तमिल साई सुंदरराजन हैं, ये किस राज्य की राज्यपाल थी जिन्होंने अभी वर्तमान में इस्तीफा अपना दे दिया है? किससे दिया इस्तीफा, ये सब जानेंगे हम लोग आगे। ओके, राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये राज्यपाल थी तो राज्यपाल पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किस राज्य से संबंधित रखते हैं? चलिए, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो ये किस राज्य से संबंध रखती है जो इन्होंने इस्तीफा दिया? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। क्या हुआ? तेलंगाना की राज्यपाल और पांडुचेरी की उपराज्यपाल क्या हुआ? ये तेलंगाना की तो राज्यपाल थी और पांडुचेरी क्या थी? उपराज्यपाल थी। ओके, तमिली सुंदरराजन ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। क्या किया इन्होंने? अपने जो दोनों पद थे उन पदों से इस्तीफा दे दिया है, दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। ओके, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। क्या होता है ना, जब कोई इस्तीफा देता है राज्यपाल या उपराज्यपाल, तो किसको देगा वो इस्तीफा? वो इस्तीफा देता है अपना किसको? वो देगा राष्ट्रपति जी को। ओके, तो राष्ट्रपति जी को इन्होंने किसको, अब वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो है अपने कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, तो द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। ओके, इन्होंने क्या किया? सुंदरराजन तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्यकाल किया। और ओके, उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पद ग्रहण किया था। कब किया था? 8 सितंबर 2019 को पद ग्रहण किया था। ओके, चलिए आप जानते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, कहता है, चलिए, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, कौन सा? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया हाल ही में? ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा, ऑप्शन नंबर बी रामनाथ कोविंद। रामनाथ क्या कोविंद कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति, ओके, भारत के। ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर और ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। ओके, तो रतन टाटा जो कि एक बिजनेसमैन है और बिजनेस टाइकून इनको कहा जाता है। ओके, तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? किसे? रतन टाटा जी को। ओके, किसे दिया गया? रतन टाटा जी को। ओके, चलिए बढ़ते आगे। इसकी जो ये आप लोगों को पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी से मिल जाएगी, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, सुनते हैं। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसको? सीबीएसई का, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो हाल ही में सीबीएसई का नया शिक्षा अध्यक्ष अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया शिक्षा अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अजय सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी राहुल सिंह, ऑप्शन नंबर सी रघुवर दास, ऑप्शन नंबर डी विनय सक्सेना। तो किसे नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अजय, सॉरी, राहुल सिंह को। किसे?
ऑप्शन नंबर बी राहुल सिंह को। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राहुल सिंह को नियुक्त किया गया। ओके, नए सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में। ओके, ये क्या है, ये 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। ओके, और इनके बारे में आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं, रोजगार साथी टेलीग्राम से मिल जाएगी आपको। किसे हाल ही में प्रभार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो क्या कह रही है कि किसे हाल ही में प्रभार भारती, क्या है, प्रभार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो कौन है? अशोक खेमक है, बी सोनल गोयल है, सी नवनीत कुमार सेंगल है, बी डी मनोज कुमार शर्मा है। तो ये किसे प्रभार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा नवनीत कुमार सेंगल। कौन हो जाएगा? नवनीत कुमार सेंगल। ऑप्शन नंबर सी नवनीत कुमार सेंगल। आप लोग जो ये फोटो देख रहे हैं वो नवनीत कुमार सेंगल जी की है। ओके, कौन हो जाएगा? नवनीत कुमार सेंगल। ओके, चलिए, नवनीत कुमार सेंगल होने वाले हैं। नवनीत कुमार सेंगल के बारे में यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या है? सेंगल ने सूर्य प्रकाश का स्थापना किया है। ओके, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था। ओके, ये क्या, रिटायर्ड आईएएस अफसर है। ओके, और भी चीज़ आपको यहीं से मिल जाएंगी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने, क्या हुआ? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? कौन सा? जनजातीय संरक्षण, जनजातीय संस्कृति और विरासत संरक्षण और संवर्धन केंद्र। कौन सा? संवर्धन केंद्र की आधारशिला स्थापित करी है। तो किस राज्य में करी है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी आसाम में, या ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा में। तो किस राज्य में स्थापना करी है लोगों ने? तो ये आप बोलेंगे भैया ये झारखंड में करी है। किस राज्य में करी भैया? तो आप कहेंगे कि भैया झारखंड में। ओके, तो झारखंड हो जाएगा। ये क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा। ये कौन से मंत्री हैं? कृषि एवं कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री। ओके, इसमें क्या किया गया? इसमें इसकी स्थापना के लिए कितना 10 करोड़ रुपए, कितना रुपए? 10 करोड़ रुपए आवंटित किया गया होगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? महिला प्रीमियम लीग WPL क्या होता है? WPL विमेन प्रीमियर लीग। क्या हुआ? WPL महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो WPL का दूसरे सीजन का टाइटल, ये वुमेन्स क्रिकेट हुआ था। ओके, इसमें वुमेन्स क्रिकेट हुआ था। तो इसमें कौन सा टाइटल किसने जीता है? किस टीम ने टाइटल जीता है दूसरे सीजन का? ओके, तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा क्या वो, या दिल्ली कैपिटल हो जाएगा, या फिर वो, एक मिनट, सॉरी, कौन हो जाएगा? रॉयल चैलेंजर, दिल्ली कैपिटल्स, या सी मुंबई इंडियंस, या डी यूपी या यूपी वॉरियर्स। तो बताइए कौन सी वो टीम होने वाली जिसने दूसरे सीजन का पीरियड जीता है? बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ओके, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्लिक कर दीजिए इस पर। चलिए पढ़ते हैं आगे। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सारी आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का आखिरी करंट अफेयर प्रश्न नंबर 7। आप लोग कहेंगे भैया 7% ही क्यों रखते हो, ज़्यादा क्यों रखते? क्योंकि भाई करंट अफेयर जितने आते हैं उतने ही रखते हैं, ज़्यादा रखने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। फालतू चीज़ें रखने से कोई मतलब तो नहीं बनता है उस चीज़ का। तो आप लोग उतना पढ़े जो करंट पेपर ऑथेंटिकेट होगा। ओके, फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो जितना पेपर के लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़े, फालतू रखने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फालतू रखेंगे आप पढ़ोगे आगे नहीं। जो ज़रूरी है 7% पढ़ते हैं तो आराम से हो सकता है कवर। ओके, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? मंजुली मास्क, क्या मंजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, जीआई टैग। ओके, जीआई टैग मिला है।
निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? मजली मास्क। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी आसाम। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है आपको? बेटर क्या, जो ऑप्शन सही है वही बताना पड़ेगा, बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आसाम को हो जाएगा। क्या कहेंगे आप कि भैया आसाम पे आप क्लिक मार दीजिए, आसाम बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकते हैं आगे आसाम। ये कि भारत सरकार ने हाल ही में आसाम में के मजुली मास्क का भौगोलिक संकेत जीआई टैग से प्रदान किया है। इसे जीआई टैग मिला है। मजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार है। क्या है? कला, संस्कृति एवं परंपरा का अनूठा भंडार है। इससे मुखेटा का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजन जैसे त्योहारों पर के दौरान किया जाता है। क्या किया जाता है? दुर्गा पूजन के दौरान किया जाता है। ये मुखेटा है, कौन सा? मजली मास्क की एक मुखेटा है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? ये किया जाता है दुर्गा पूजन के समय पर, ओके, त्यौहार के दौरान किया जाता है। इसे ही जीआई टैग दिया गया, ओके। चलिए अब आते हैं थोड़ा, जो हम लोग बात कर रहे थे विस्तार से, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक होने वाला है। चलिए, टॉपिक क्या है? भूटान का गोल्फ्रू गैबिट। क्या है? भूटान का गोल्फ्रू गैबिट। अब हम जानते हैं क्या है भूटान का गोल्फ्रू गैबिट, क्यों ये चर्चा में, क्यों इसके बारे में बात करी जा रही है, और हम लोग इस टॉपिक को क्यों लेके आए हैं तो उसके चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। कैबिनेट पहल बोर्ड बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजना और विश्व भर में स्मार्ट शहर के विकास में चिन्हित हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कैबिनेट पहल, ये क्या हो रहा है? बड़े शहर में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विकसित विश्व भर में स्मार्ट शहरों के रूप में क्या हो रहे हैं? चिन्हित हो रहे हैं, ओके। वर्तमान समय भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत की हाल ही की यात्रा के दौरान असम की सीमा पर अवस्थित भूटान के गोल्फ्रू, क्या हुआ? जब भूटान के एक जो प्रधानमंत्री थे, जब भारत आते हैं तो भारत और भूटान के जो बॉर्डर पे एक भूटान के गोल्फ्रू, क्या हुआ? गोल्फ्रू शहर में एक क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा। क्या किया उन्होंने? क्षेत्रीय आर्थिक शहर की स्थापना का प्रस्ताव रखा उन्होंने, ओके। केंद्रीय आर्थिक केंद्र, ओके। क्या हुआ? दिसंबर 2019 में भूटान के राज्य द्वारा लॉन्च की गई एक इसके योजना के तहत 100,000 वर्ग किलोमीटर, क्या हुआ? 1000 वर्ग किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में अनूठा भूटानी वास्तुकला ब्लूप्रिंट के साथ गोल्फ्रू माइंडफुलनेस सिटी, क्या हुआ? ये सिटी का निर्माण करेगा। कौन सा? गोल्फ्रू माइंडफुलनेस सिटी, ओके। माइंडफुलनेस सिटी जीएमसी, जिसे हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में? जीएमसी कह सकते हैं, ओके, का निर्माण किया जाना है, जो निवेशक अनुकूल कानून के साथ एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किए जाएंगे, ओके। और क्या हो सकता है? भूटान से संबंधित मुख्य तथ्य। भूटान से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है? भारत और तिब्बत, जो चीन का एक स्वैच्छिक क्षेत्र है, के बीच में अवस्थित एक स्थल रुद्र देश है। क्या कहेंगे हम कि भूटान से संबंधित क्षेत्र तथ्य। भूटान से संबंधित तथ्य क्या मतलब? भूटान के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, क्या है भूटान, क्या चीज़ें इसके अंदर, चली जानते हैं। भूटान, भारत और तिब्बत, जो चीन एक संयुक्त क्षेत्र है, क्या हुआ? भारत और तिब्बत के बीच वाला एरिया है, जो क्या हुआ? जो चीन ने वर्तमान में मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कब्जा कर रखा है उसके ऊपर, ओके, के बीच अवस्थित एक स्थल रुद्र देश। मतलब स्थल रुद्र देश क्या हो गया कि चारों लैंड लॉक एरिया, मतलब आग बोला जाए तो चारों तरफ से क्या होगा? चारों तरफ से पृथ्वी मतलब धरती से घिरा हुआ एरिया है। क्या होगा कि इसके आसपास में पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी समुद्र, कोई भी नदी नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? अगर लैंड लॉक एरिया बोलते हैं इसको हम, ओके। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? स्थल रुद्र, मतलब स्थल से चारों ओर से बंधा हुआ, ओके। देश में आयोजित पहला लोकतांत्रिक चुनाव के साथ, पहला लोकतांत्रिक इसमें चुनाव कब हुआ? 2008 में। 2008 में इसमें पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। भूटान में एक लोकतांत्रिक देश बना गया, चुनाव हुआ तो लोकतांत्रिक देश बनाया गया। एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ भूटान के राज्य प्रमुख स्थित प्राप्त हुआ। भूटान में पश्चिमी से पूर्व की ओर प्रवाहित प्रमुख नदियाँ को टोरसा, क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है नदियाँ कुछ। टोरसा, एक तो टोरसा, ओमा, बोंगा जिसे हम रोडका कहते हैं, शोका जिसे हम मो कहते हैं, और मास शामिल है। यह सभी नदियाँ ब्रत हिमालय से दक्षिण की ओर बहती हैं। क्या होती है? ब्रत हिमालय से दक्षिण की ओर बहती हैं। और
और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। भारत में आती हैं तो किस नदी में मिल जाती हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र के साथ आप बोल सकते हैं शादी कर लेती हैं एक प्रकार से। ओके, तो वो चीज़ होती है। और आगे जानते हैं और क्या होगा। भूटान की सबसे लंबी नदी मास, क्योंकि भूटान में जो नदी है सबसे लंबी नदी कौन सी है, मास, जो दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में प्रवाहित एक सीमा प्रभावित करती है। अब हमने इसमें क्या जाना कि भूटान एक लैंडलॉक एरिया है, ये चीन का अधिस्थ एरिया है। ओके, चीन ने इसको ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। ये लोकतांत्रिक देश है, 2008 में बना है। और क्या हो सकता है, लोकतांत्रिक देश है। भूटान के राज्य प्रमुख स्थापित करे गए। भूटान के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ बहती हैं। इसमें क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ बहती हैं। ओके, इसमें नदियाँ कौन कौन सी, 4-5 नदियाँ। एक तो टोस होगी, टोस नदी होगी, बोंगो होगी, शोका होगी और मास नदी है। मास नदी जो है वो उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, वो सबसे अधिक लंबाई में फैली हुई नदी है। ओके, ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। ओके? और ये और क्या है, हिमालय की तलहटी में प्रवाहित एक सीमा परदी नदी है। ओके, चलिए और बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। अब जानते हैं जीएमओ से के विकास के संबंध में विभिन्न तर्क। जो जीएमओ बार हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो जीएमओ से संबंधित विकास के तर्क क्या है। जीएमओ समर्थक के तर्क, जो इसके समर्थक है वो उनके तर्क क्या है, समर्थक क्या कहते हैं इसके बारे में। ये कार्बन तटस्थ शहर क्या कहा इन्होंने कि ये कार्बन तटस्थ शहर है। क्या है, इसमें कार्बन से बना हुआ शहर है। ओके, ये कार्बन तटस्थ शहर के रूप में गोरफू में केवल गैर प्रदूषित उद्योग, मतलब जहाँ पे प्रदूषण ना हो ऐसे उद्योग स्थापित करे जाएंगे इस शहर में। ओके, मुख्य रूप से आईटी, शिक्षा, होटल एवं अस्पताल। मुख्य रूप से क्या चीज़ स्थापित करी जाएगी, आईटी, शिक्षा एवं अस्पताल। ये चीज़ों की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा करी जाएगी। ओके, शामिल होंगे और इन क्षेत्रों के माध्यम से एक निवेश कर्तव्य तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसे दृष्टिकोण से यह दुबई, इस दृष्टिकोण से क्या होता है, दुबई, हांगकांग और सिंगापुर जैसे चमकती गंगाचुम्बी इमारतों वाले वित्तीय केंद्र की तुलना में सऊदी अरब के नीमो और क्या हो सकता है, सऊदी अरब के नीमो और इंडोनेशिया के नुस्ता जैसे योजनाबद्ध शहर जैसा होगा। किसके किसके समान हो जाएगा, किसके मुकाबले ही हो जाएगा, किन देशों के मुकाबले, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, हांगकांग हो गया, दुबई हो गया। इन देशों के मुकाबले ये बहुत अच्छा देश बन जाएगा, उन देशों के समान देश ये स्थापित हो जाएगा। चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए, इसके इस परियोजना का महत्व क्या है। ये जो परियोजना एक शहर स्थापित किया जा रहा है, इसका महत्व क्या है। गोल्फ्रू परियोजना का महत्व, गोल्फ्रू परियोजना का महत्व क्या है भूटान के लिए। ये क्या गोल्फ्रू क्यों रखा गया कि गोल्फ्रू एरिया का राज्य, मतलब गोल्फ्रू शहर का एक नाम रखा गया, उसी के पास बनाया जाए इसको, इसलिए। ओके, भूटान के लिए इसका महत्व क्या है, पर्यटन को बढ़ावा क्या मिलता है, पहले पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यदि भूटान अपने राजस्व को बढ़ाना चाहता है तो उसे अधिक से अधिक पर्यटन और अंतर्गुत को संभालने सके और तथा बड़े विमानों को उतार सकने की अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। क्या होगा कि अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो इसका क्या होगा, इकोनॉमी इसकी बढ़ेगी। और क्या होगा, बड़े विमान अगर यहाँ पे ये लोग बड़े से बड़ा एयरपोर्ट स्थापित कर देंगे, बड़ा रनवे बना देंगे, तो उससे क्या रहेगा, यहाँ पे बड़े से बड़े विमान उतर सकता है। जब बड़े से बड़ा विमान उतरेगा तो यहाँ पे जो बड़े व्यक्ति है वो भी आ सकते हैं उसमें। तो किसी का प्राइवेट जेट है तो प्राइवेट जेट आ सकता है। तो ऐसे ऐसे करके क्षमता बढ़ेगी। ओके, अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। इसके लिए वर्तमान में संकीर्ण पारो घाटी में स्थित हवाई अड्डे की तुलना में पर्याप्त बड़े हवाई अड्डों की आवश्यकता है। जो वर्तमान में हवाई अड्डा है उसके मुकाबले अब इससे बड़े हवाई अड्डों की आवश्यकता है वहाँ पे। गोफलू परियोजना के पहले भाग में गोफलू हवाई अड्डा, और इसके पहले भाग में किस किस चीज़ का निर्माण किया जाएगा, पहले गोफलू हवाई अड्डा और गोफलू टेरमोका को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा बेहतर बनाना शामिल है, जिसके लिए भारत से वित्तपोषण एवं विज्ञ जैसा की आवश्यकता है कि इसकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है। ओके, रोजगार को बढ़ाना। अब भैया इससे रोजगार कैसे बढ़ाया जाएगा, विदेशों में नौकरियों की तलाश में भूटानी युवाओं का बढ़ता है पयान। क्या होता है, विदेश में भूटानी लोग बच्चे जाते हैं, जो स्टूडेंट है वो भूटानी स्टूडेंट क्या करते हैं, विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अब जब उन्हें अपने ही देश में जॉब मिलना चालू हो जाए तो कौन भाई विदेश जाएगा,
बताओ। एक चुनावी तथा सरकार की उम्मीद है कि गोल्फरू जैसे मेगा परियोजना रोजगार अवसर सृजित कर इस पर रोक लगाएगी, बाहर जाने पर रोक लगाएगी। क्योंकि बाहर तो बंदा कब जाता है, जब आपको पता है बाहर कोई भी जाएगा तो क्यों जाएगा, आप भी बाहर जाते हो, क्यों जाते हो, नौकरी की तलाश में। अपने देश में नौकरी नहीं होती तब जाते हो। तो इसीलिए अब ये देश क्या चाह रहा है कि अपने ही देश में बच्चों को नौकरी दे, जिससे बच्चे बाहर ना जाएं और अपने ही देश में काम करके अपने ही घर में रह के काम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान भूटान की राजनीतिक चिंताओं और से संबंधित कारण करना। ओके, क्या हो गया? भूटान की सबसे गंभीर राजनीतिक चिंता, सबसे गंभीर चिंता कौन सी? भू राजनीतिक चिंता, सीमा समाधान। क्योंकि इसके भूटान जो इसका सीमा विवाद बनता ही रहता है, किससे? चीन से, कभी पाकिस्तान से, इन देशों से। क्योंकि ये स्थलरुद्ध देश है, लैंड रॉक एरिया है, चारों तरफ से देशों से घिरा एरिया है। तो हर देश इस पे अपना कब्जा जताना चाहता है, क्योंकि छोटा सा ये देश है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है। तो ये क्या हुआ, इधर से भी देश से घिरा हुआ है, चीन से, इधर पाकिस्तान से, इधर भारत से, इधर नेपाल से। तो ये चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ एरिया है, तो इसके ऊपर सबका दबाव बना ही रहता है। ओके, स्थापित करने के लिए उस पर चीन द्वारा बनाया जा रहा है दबाव से संबंधित है, क्योंकि इस पर चीन अपना दबाव बनाता ही रहता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। सुदूर दक्षिण में स्थित गोल्फरू भूटान को शेष विश्व के लिए नियंत्रित तरीके से स्वयं को खोल सकने का एक अवसर प्रदान करता है। ये जो होगा ना, ये जो परियोजना है इनकी, ये परियोजना बहुत कामगार होने वाली है, क्योंकि इससे ये लोग अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि एक स्थिर सीमा के लिए यह बीजिंग के साथ वार्ता भी कर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग कौन है? बीजिंग क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी। ओके, तो यहाँ पे ये लोग उसके साथ समझौता कर रहे हैं। भारत के लिए अगर हम बात करें कि अगर जो भूटान में ये शहर स्थापित हो जाएगा तो भारत से उससे क्या फ़ायदा होने वाला, भारत से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला जानते हैं। भारत को भूटान से निकट लाना है। ओके, ये क्या है? भारत को भूटान से निकट लाना है। ओके, भारत और भूटान के बीच मित्रवत संबंध है। क्या है? भारत और भूटान के बीच मित्रता का संबंध है, अच्छा संबंध है। ओके, जो पिछले 75 वर्षों में कितना, जो पिछले 78 हो गया, सॉरी, जो क्या होगा, जो पिछले 75 वर्षों में भूटान के प्रत्येक राजा और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच मजबूत समझ पर विकास हुआ है। कितने? 75 वर्षों में अब तक सबसे ज़्यादा उसमें विकास किया गया है समझौते के साथ। यह भारत का एकमात्र निकट पड़ोसी है जो वर्तमान में बीजिंग के प्रभाव से क्षेत्र में नहीं है। ये भारत का एकमात्र निकट पड़ोसी देश है। ओके, भारत भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत है। क्या होता है? भारत भूटान में अपना निवेश करता है, जो इसके कुछ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक FDI में कितना 50% योगदान देते हैं। FDI में 50% योगदान देते हैं। कौन? भारत के साथ ये समझौता करते हैं तब। चलिए आखिरी टॉपिक, भारत एक दशक पहले, क्या हुआ? भारत एक दशक पहले, मतलब दशक मतलब 100 वर्ष की जब ईयर होता है तो उसको दशक बोलते हैं। तो क्या हुआ? एक दशक पहले भारत क्या किया था? श्रीलंका के हेवन टोट में अनुभव किया कि अवसर चूकने के प्रति भी सतर्कता रखता है, जहां एक निकट पड़ोसी चीन के पल्ले में चला गया। क्या हुआ? जब दशकों पहले वो क्या बोलते हैं, चीन के साथ युद्ध हुआ, तो चीन के साथ में जब युद्ध हुआ तो भारत का एक हिस्सा इनके साथ में चला गया, जो कि जिसे हम भूटान कहते हैं, वर्तमान में भारत के साथ ही था। तो अब ये क्या हुआ? इन चीन से साथ मिल गया, चीन इस पर ज़बरदस्ती कब्जा अपनाना चाहता है कि ये मेरा है। ओके, जहाँ निकट पड़ोसी चीन के पल्ले में चला गया, ये क्या हुआ? निकट पड़ोसी चीन के पल्ले में चला गया था और अवांछनीय ऋण का शिकार हो गया। अब ये क्या होता है? चीन कहता है कि अब यहाँ पे तुम रहोगे तो मुझे क्या देना पड़ेगा? इसका एक कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एक प्रकार से अनिश्चित कर है। ओके, भारत की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना, भारत की जो क्षेत्रीय आवश्यकता उनको पूरा करता है। ये क्या कहता है? जहाँ तक अवसंरचनाओं में निवेश का सवाल है, गोफरू की आवश्यकता इस क्षेत्र के लिए भारत की स्वयं की योजना के अनुरूप होगी। और जानते हैं आगे, भूटान की सीमा तक रेलवे लाइन। अब भारत इसमें क्या करने वाला है? अपने लिए भूटान की जो सीमा है वहाँ तक क्या करेगा? रेलवे लाइन स्थापित करेगा। ओके, म्यांमार और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक त्रिपक्षीय राजमार्ग क्या करेगा? म्यांमार और दक्षिणी पूर्वी राज्यों तक क्या करेगा? त्रिपक्षीय राजमार्ग, मतलब तीनों से मिलने वाला राजमार्ग स्थापित करेगा, त्रिकोणीय राजमार्ग स्थापित करेगा, जो जोड़ने के लिए बेहतर सड़क होगा। ओके, चट्टग्राम और
बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, चट्टग्राम और मोंगो बंदरगाह तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश में सड़क एवं पुलों के निर्माण में समन्वय के लिए जापान के साथ सहयोग, किसके साथ, जापान के साथ सहयोग करेगा। ओके। कुशल व्यापार की अनुमति देने के लिए तीनों भूमि पड़ोसियों के साथ सीमा चौकियों का उत्तर करेगा। क्या करेगा, सीमा चौकियाँ भी स्थापित करी जाएंगी। ओके। तो ये थी हमारा एक टॉपिक गोप्रो परियोजना। क्या थी गोप्रो परियोजना, हम लोग सारा विस्तार से जान चुके हैं। इससे भूटान पे क्या फ़ायदे पड़ने वाले हैं, भारत पे क्या फ़ायदे पड़ने वाले हैं और अन्य देशों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और इसका भूटान का दुनिया में क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं विस्तार से। ओके। तो उम्मीद है टॉपिक सारा समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप एक काम करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए जल्दी जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके।